साथियों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो 1 साल पढ़ने के बाद में अपना सिलेक्शन ले लेता है और एक विद्यार्थी ऐसा होता है जो 5 साल तक कंटिन्यू मेहनत करता है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। अभी हाल ही में थर्ड ग्रेड के पेपर हुए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट आया, लोगों में हाहाकार मच गया। थर्ड ग्रेड के पेपर हुए, बोले कथन कारण निष्कर्ष के क्वेश्चन आ रहे हैं, डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड में जो पेपर बनाता है वो पीएचडी होल्डर होता है, नेट पास व्यक्ति होता है। उसे पता होता है कि आप किस चीज को छोड़ रहे हो। और एक गणित मैं आपको आज समझा रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं 1 साल के भीतर आप अपना सिलेक्शन ले लोगे। यही तो चीज होती है कि जो विद्यार्थी स्मार्ट वर्क कर रहा है, और वो भी यही चाहते हैं कि स्मार्ट विद्यार्थी हमें चाहिए। एक छोटी सी गणित आपको मैं समझाने चाह रहा हूं और वो गणित आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। साथियों सुनिए, अगर 100 प्रश्न का एक जीके का पेपर है, उसमें से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आज से 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले पूछे जा चुके प्रश्नों से संबंधित है या प्रश्न पूछा जा चुका है। अब जो प्रश्न पूछा जा चुका है, अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पिछले 20 साल की बात कर लूं मैं, अधिकतम वही क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चनों की संख्या 30 से अधिक होती है, उसको अपन कहते हैं कि पेपर इजी आया। लेकिन अगर पूछा हुआ प्रश्न केवल 100 में से 10 प्रश्न ही ऐसे आ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं पेपर हार्ड आ गया और कथन कारण वाले क्वेश्चन आ गए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, उठा के आप देख लो, 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूछे हुए प्रश्नों से संबंधित ही होंगे। जैसे देख लो, अभी आपको हार्ड लगने लगेगा। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अग्नि नृत्य, देखो मैंने प्रश्न बनाया है, ये अग्नि नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है। आपने सबने पढ़ा है कि कतर या सर बीकानेर का, किस संप्रदाय का है, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष करते हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो 20 के 20 लाख इसको सही करेंगे। अब एग्जामिनर को पता है मुझे क्वेश्चन कहां से उठाना है। मैंने एक उदाहरण, देखो मैंने इसलिए बनाया कि जिन अंगारों पर नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। अब आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल, एग्जामिनर जो आपका पेपर बना रहा है उसको पूरा नॉलेज है और उस क्वेश्चन से संबंधित अंदर से, और प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आपको कह रहा हूं 5 से 10 क्वेश्चन अंदर छिपे होते हैं, उसके आसपास का आप एनालिसिस कर लो, 1 साल के भीतर आपका सिलेक्शन होगा। मैं कह रहा हूं आप अपना स्थान पक्का कर लोगे, लेकिन पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए। गधों की तरह हम मेहनत कर रहे हैं, किताबों के किताब रटे जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। कोचिंग वाले जो बता रहे हैं उन्हीं को रीडिंग किए जा रहे हैं, पेपर टेस्ट दिए जा रहे हैं, लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। भाई स्मार्ट रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी, स्मार्ट तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। तो अब आप कहोगे मतीरिया, अंगारों को मतीरिया कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछेगी आरपीएससी? ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछेगी क्योंकि जब अग्नि नृत्य की हम बात कर रहे हैं तो अग्नि नृत्य के बारे में आप विचार करो कि 4 इंटू 7 फीट का जो है, 4 इंटू 7 फीट का एक धूना बनाया जाता है। उस धूने में अंगारे, लकड़ी के जलते हुए धधकते हुए अंगारे जलाए जाते हैं। उन अंगारों के ऊपर कोई सिद्ध पुरुष जो है वो नृत्य कर रहा है और नृत्य करने के साथ साथ अपने शरीर पर अंगारे डाल रहा है, और तो क्या बताऊं मैं, मुंह से भी वो अंगारों को फोड़ रहा है। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रश्न क्यों नहीं पूछेगी आरपीएससी से? जो प्रश्न बन रहा है वो पूछेगा उन अंगारों को क्या कहा जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, अब रखने की भी बात नहीं है, हमारा एनालिसिस इस प्रकार से होना चाहिए कि उन अंगारों को कहा जाता है मतीरिया। अब आपका यहां भी प्रश्न बनना चाहिए कि मतीरिया क्यों नाम दिया। मैं कह रहा हूं जीवन में नहीं भूलोगे और ये तरीका आपको सिलेक्शन देगा। तो आपने सुना होगा मारवाड़ में जो तरबूज होता है उसे मतीरा कहा जाता है, और मतीरा अंदर से निकलता है लाल, और अंगारों का रंग भी कैसा होता है? लाल। आपको याद रखना है कि अग्नि नृत्य में जो अंगारे होते हैं उन्हें मतीरिया कहा जाता है। और भी कोई प्रश्न बनेगा कि गुरुजी? सारे बताऊंगा मैं आपको, और यही मेरा तरीका है। पिछले 2 महीने से मैंने क्वेश्चन बनाए और जिन विद्यार्थियों ने देखे हैं उनके फोन भी आए हैं कि निश्चित रूप से आनंद आ गया, कथन कारण के सवाल हमारे बहुत अच्छे से हल हो गए, क्योंकि पूरा एनालिसिस कर दिया। 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे हुए, लेकिन उन 5 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। उन 5 प्रश्नों से हम 50 प्रश्न बना लेते हैं।
उसके बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न अब हमारा गलत हो ही नहीं सकता। और क्या प्रश्न पूछेगा, जैसे अभी मैंने बोला था कि जो धुना होता है उसकी लंबाई चौड़ाई का क्या अनुपात है, प्रश्न पूछा जा सकता है। धुने की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 4x7 फीट। 4 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा वो धुना होता है। और भी क्या विशेषता है, और तो आपको याद है कि केवल पुरुषों के द्वारा, महिला इसमें भाग नहीं लेती है। कौन सा नृत्य है, अग्नि नृत्य, क्योंकि लिखा है ना जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुष। कौन से पुरुष, सिद्ध पुरुष इस नृत्य को करते हैं। जब ये नृत्य किया जाता है अर्थात इन अंगारों पर डांस किया जाता है, तब एक उद्घोष किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, फायरे फायरे कहा जाता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। पहला क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ये पहला क्वेश्चन है आज का। अब वनस्पति घी जिसे डालडा कहा जाता है, पता है क्या, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ। आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न पूछा कि राजस्थान में पहली डालडा मिल कहाँ स्थापित की गई। सबको पता है भीलवाड़ा में स्थापित की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कब स्थापित की थी, राजस्थान में पहली डालडा मिल कब स्थापित की थी, 1964 में। तो वो पागल नहीं है जो ये दोनों क्वेश्चन देंगे, वो अंदर से क्वेश्चन देंगे। अब देखो अंदर से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। पहले तो ये रट लो, हाइड्रोजन गैस। अब मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। और क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वनस्पति घी का जो निर्माण होता है वो किस किस प्रकार के कौन कौन से वनस्पति तेलों के द्वारा किया जाता है। तो रट लेना, एक तो ताड़ का तेल, सरसों का तेल और सोयाबीन का तेल। गुरुजी बनता कैसे ये भी बता दो। ये भी बताऊंगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अंदर से बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो तेल होता है, चाहे सरसों का हो या सोयाबीन का हो या ताड़ का हो, तो जैसे सोयाबीन का तेल लिया, उसे गर्म किया जाता है और गर्म किया जाता है, उसमें निकल को उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है और एक गैस उसके अंदर छोड़ी जाती है। उस गैस का नाम है हाइड्रोजन और मुख्य रोल इसी का होता है। हाइड्रोजन गैस उसमें छोड़ी जाती है। जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो गाढ़ा हो जाता है और अर्ध ठोस अवस्था में हो जाता है, जिसे अपन डालडा घी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा मैंने आपको अग्नि नृत्य के बारे में हाल ही में बता दिया था। तीसरा क्वेश्चन अब देख लो। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अजित विलास ग्रंथ के लेखक कौन है। अब ये कह रहे हैं तो अंदर से प्रश्न पूछ लिया, हमने पढ़ा ही नहीं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने रटा हुआ भी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, शिव दत्तदान भारत अजित विलास ग्रंथ। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। पता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर बनाएगा आरपीएससी वाला, अधीनस्थ बोर्ड वाला, जो भी पेपर सेटर होगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा अजित विलास ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा हुआ है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अजित विलास जो ग्रंथ है वो राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अजित विलास ग्रंथ में, अजित विलास जो ग्रंथ है उसमें किसका उल्लेख है, किसका वर्णन है। और जिस दिन अजित विलास ग्रंथ को आप पढ़ लोगे आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए जब 1678 में जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो जाती है, उनकी दोनों रानियां गर्भवती होती है। औरंगजेब के द्वारा धर्मांतरण के हेतु उन पर प्रेशर डाला जाता है, उन्हें दिल्ली ले गया। जब धर्मांतरण के लिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तब उन दोनों रानियों को जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद में उन्हें यातनाएं दी और यातनाएं देते देते उनके पुत्रों का भी जन्म हो गया। बोले गर्भवती है। एक पुत्र को हालांकि मार दिया जाता है, दूसरा अजीत सिंह था, जिन्हें बचाने के लिए मेवाड़ से एक दल जाता है। वो दल का नाम भी आपको याद पता होना चाहिए, जैसे कि राठौड़ों का यूलिसिस जिसे कहा जाता है, आस्करण का जो पुत्र है दुर्गा दास राठौड़, याद रखना। बाघेली एक महिला है, गोराधाय जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से जाना जाता है, और मुकुंद चंद खींची, ये सब मिलकर के कालबेलिया का भेष बना करके ये दिल्ली जाते हैं और अजीत सिंह को वहां से बचा करके, जैसे तैसे बचा करके लेकर के आते हैं। अजीत सिंह को अब आप सोचो ये उस माँ पे क्या गुजरी होगी जिसने अपने नन्हे से लाल को दिया इन्हें कि मेरा बच्चा बच जाए,
और मैं तो भले ही यातनाएं झेलूंगी। उस कहानी को जब आप पढ़ोगे आंखों से आंसू आएंगे। जब मारवाड़ का इतिहास मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक और क्लास मेरी चल रही है जिसमें लगभग 25 से 30 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें अभी मेवाड़ का इतिहास चल रहा है। आप चाहो तो मेरा यूट्यूब चैनल है हेम सिंह भाई एजुकेशन डोज, इस पर आप प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हो। तो अजीत सिंह को फिर राज सिंह ने यहाँ पर शरण दी, केलवा नामक जागीर दी, वो सब कहानी हमने पढ़ी। तो किसका वर्णन है इसमें मारवाड़ के संघर्ष काल का, जो 1678 से 1707 का जो समय था जहां मारवाड़ का संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष काल का वर्णन है। और अजीत सिंह के बारे में इसमें लिखा हुआ है। किसने लिखा? शिवदत्त दान बारट ने। अगला क्वेश्चन देख लो, काजरी संस्थान जोधपुर किसके अधीन कार्य करता है? देखिए काजरी संस्थान जोधपुर, अब यहाँ क्या क्या प्रश्न पूछ लिया और आगे क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो काजरी कहाँ पर है? 20 बार क्वेश्चन आ गया है, हम सभी को पता है जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क एवं मरु अनुसंधान केंद्र काजरी जोधपुर में है। किसके अधीन कार्य कर रहा है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बनाया है। अब समझ लो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन। कितनी शाखाएं इसकी 5 शाखाएं। ध्यान से सुन लो साथियों, काजरी संस्थान के अलावा 4 शाखाएं और है, इनका काम भी यही है। काजरी संस्थान का मुख्य कार्य क्या है? तो काजरी संस्थान का देखो उसमें नाम से पता है ना, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। शुष्क क्षेत्र में अनुसंधान करना। किसका अनुसंधान कर रहे हैं गुरुजी? पहली बात सुन लो, मरुस्थलीकरण को रोकना। इस मरुस्थल में इस प्रकार की पौधों की प्रजातियां लगाने की कोशिश करना, जैसे हाल ही में 42,000 बेर के पौधे लगाए। और इस प्रकार के पौधे जो मरुस्थल में आसानी से हो सके उग सके, इस प्रकार की वनस्पति तैयार करना, इस प्रकार की घास तैयार करना, इस प्रकार के जीव जंतु जैसे बकरी की किस्म इन्होंने तैयार किए। तो ये सारा का सारा कार्य किसका है? काजरी संस्थान जोधपुर का। याद रखना, किसके अधीन कार्य कर रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अधीन। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, मारवाड़ के प्रथम राजपूत शासक जिसने मुगल सम्राट अकबर की सत्ता को चुनौती दी थी। तो मारवाड़ का राजपूत शासक हम सभी को पता है, राव चंद्रसेन। आप सबको भी पता है, आपने भी पढ़ा है। लेकिन प्रश्न क्या बनेगा? देखिए, हालांकि जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। राव चंद्रसेन जो है, इनका जन्म 30 जुलाई 1541 को हुआ। इनके कुछ उपनाम है, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का पथ प्रदर्शक और मारवाड़ का भूला बिसरा शासक। देखिए, प्रताप से नाम आ रहा है तो महाराणा प्रताप का तो आपको पता है 9 मई 1540 को जन्म हुआ, और उसके पश्चात राव चंद्रसेन का जन्म होता है। तो राव चंद्रसेन बाद में जन्म लेते हैं। मालदेव का ये सबसे छोटा बेटा है, तीसरा पुत्र है। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम उदय सिंह, दूसरा राम सिंह और तीसरा राव चंद्रसेन। मालदेव ने जीते जी ये घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद में मेरा जो उत्तराधिकारी बनेगा वो राव चंद्रसेन बनेगा। 1562 में जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो राव चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ का शासक बनता है, लेकिन भाइयों को वो मंजूर नहीं था। वो अकबर की शरण में चले जाते हैं और प्रतिरोध जारी रखते हैं। इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हालांकि 1570 में अकबर ने जब नागौर दरबार लगाया था उसमें राव चंद्रसेन आया था, लेकिन जब उनको सम्मान नहीं मिला तो इन्होंने कहा जब सम्मान नहीं है तो कुछ नहीं, तो ये बिना बताए वहां से चले जाते हैं। लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इनको, जैसे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो मेवाड़ महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। दूसरा, जिस प्रकार से गुरिल्ला प्रणाली के माध्यम से प्रतिरोध महाराणा प्रताप ने किया, उसी प्रकार से गुरिल्ला प्रणाली के माध्यम से ही मारवाड़ में अकबर का प्रतिरोध राव चंद्रसेन ने ही किया था। एक और खास बात बता दूं क्या, महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के बीच में क्या रिश्तेदारी थी? तो महाराणा प्रताप की बहन थी जिनका नाम था सूरजदेव। तो सूरजदेव का विवाह किसके साथ में हुआ था? इन्हीं राव चंद्रसेन के साथ में होता है। खूब सारा इन्होंने प्रतिरोध जारी रखा। कभी ये सिवाना गए और कभी छाछन की पहाड़ियों में गए, पर इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और धीरे धीरे इन्होंने अपना लोहा मंगवाना प्रारंभ कर दिया था। और सोजत के जो आसपास के सामंत थे उनको भी इन्होंने अपने अधीन कर लिया था।
परंतु एक घटना होती है 11 जनवरी 1581 को। यहाँ के एक सामंत थे बेरसाल राठौड़, वो मंत्रणा हेतु उपस्थित नहीं हुए। रावचंद्र सेन क्रोधित हो जाते हैं, उस पर चढ़ाई कर देते हैं, परंतु राठौड़ आचकरण में चंद्रसेन को समझाया कि बेरसाल राठौड़ को मैं मना लूंगा, और बेरसाल चंद्रसेन मान गए आचकरण के कहने पर, और बेरसाल राठौड़ जो है इनके साथ में बहुत बड़ा धोखा कर देता है, उन्हें अपने घर पर भोजन हेतु आमंत्रित करता है। किसको? राव चंद्रसेन को। और राव चंद्रसेन के भोजन में विष मिला दिया, और मारवाड़ का ये महान योद्धा मात्र 39 वर्ष की अल्पायु में विश्वासघात के भेंट चढ़ गया। और यहाँ पर जो है राव चंद्रसेन की घुड़सवार प्रतिमा के पीछे 5 स्त्रियों की खड़ी हुई प्रतिमा है, जो इस तथ्य का सूचक है कि राव चंद्रसेन के साथ उनकी 5 रानियां सती हुई थी। वो आप ज्यादा डिटेल अपन इसमें पढ़ेंगे।